हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एक नए टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी की वीडियोस की सीरीज हमारी चल रही है क्रैश कोर्स के अंदर, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। उन 2 लेक्चर्स में हमने किस पे डिस्कस किया है। फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी, एंड इन सेकंड लेक्चर we have discussed about the roots of drug administration and dosage form. And in today's video, what we will discuss about the pharmacokinetics, and in pharmacokinetics we will discuss about the 2 topics mainly, that is absorption and distribution. ठीक है, तो बट अगर इससे पहले आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जो 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके उन्हें एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन में। और इसके साथ ही फार्मास्यूटिक्स में प्री फॉर्मुलेशन की भी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जाके उनको भी एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी जाके हमसे ज्वाइन कर लो, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, व्हाट्सअप ग्रुप भी जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपडेट्स आपको सारी वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो आ जाओ यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज का वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको एकदम, मतलब इससे पहले आपने अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, तो आज के वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल फ्लो चार्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आता है कि इंट्रोडक्शन। हम पहले देखें कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा समझ लें फार्माकोकाइनेटिक्स का। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। ठीक है, मतलब क्या है कि बॉडी, जो ड्रग है उस पर बॉडी का क्या इफेक्ट होता है, मतलब बॉडी उस पर क्या इफेक्ट डालती है, उसको वो करते हैं। दैट इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। देखो इसमें 3 चीजें। पहला तो मूवमेंट ऑफ द ड्रग, ये तो समझ में आ गया। इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग कहाँ पे? इन मतलब बॉडी के अंदर, थ्रू मतलब ओवरऑल बॉडी में, एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है इनमें? तो इनमें कौन सा वो काम करेगा? इन मतलब बॉडी के अंदर कैसे गया? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। फिर थ्रू द बॉडी मतलब कहाँ गया? वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। और आउट ऑफ द बॉडी जाने के लिए कौन से टर्म्स यूज होंगे? 2, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इनको हम कॉमनली में क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन। ये दोनों अगर हम टुगेदर बोलेंगे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं इलिमिनेशन। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम फार्माकोकाइनेटिक को बोलते हैं कि एडीएमई स्टडी बोलते हैं। दैट इज, हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं, एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग की स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अब यहाँ पे एक ये डायग्राम है, ये केडी त्रिपाठी का डायग्राम है। इसमें तीनों चीज़ें बताई गई है सारी, मतलब ये जो 4 प्रोसेस है उसको अच्छे से बताया गया। सबसे पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि ड्रग आया डोजेस फॉर्म में, उसके बाद बॉडी के अंदर गया, ड्रग क्या हुआ? रिलीज हुआ। ड्रग किस में आ गया? सॉल्यूशन में आ गया। सॉल्यूशन से क्या होगा? ये ड्रग एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब हुआ ड्रग किस में आया? ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड में आने के बाद क्या चीज़ होगी कि ड्रग का होगा बायो ट्रांस। ब्लड में आने के बाद अब देखो, अभी जब आगे हम पढ़ेंगे तो 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हम देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग की, टिश्यू बाइंडिंग होती है, और फ्री ड्रग रहती है। तो यहाँ पे हम केवल फ्री ड्रग का यूज़ करते हैं, फ्री ड्रग ही यूज़ होगी। क्यों फ्री ड्रग यूज़ होगी वो अभी लास्ट आगे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वो मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक, अब देखो इस फ्री ड्रग का क्या होगा? फ्री ड्रग ही क्या करेगी कि हमारे पास फ्री ड्रग का होगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म होगा, और फ्री ड्रग ही हमारी किस में जाएगी? एक्सक्रीशन में जाएगी। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। कुछ फ्री ड्रग डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो सकती है यूरिन, बाइल, फीसेस, स्वेट, सलाइवा में, और कुछ जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के थ्रू मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होंगी, वो भी जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जा सकता है? प्रोटीन बाउंड, मतलब यहाँ पे तो ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन में हो जाएगी। फिर साइट ऑफ एक्शन पे भी जाएगा, जहाँ पे बाउंड और फ्री ड्रग हमेशा किस कंडीशन में रहती है? इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है, हर जगह पे आप देखोगे तो जो प्रोटीन बाउंड और फ्री ड्रग है वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है। फिर कुछ जाके स्टोरेज ऑफ टिश्यू, जहाँ पे टिश्यू बाइंडिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन में रहती है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस डायग्राम को एक बार देख लो। अभी जब इन सारे टर्म्स को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में देख लेंगे तो सारा डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एट द एंड ये एक्सक्रीशन की बात होगी जो हमने बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एब्जॉर्प्शन शो हुआ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शो हुआ, इधर पे ये, एक मिनट में फिर से बता, देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो हुआ, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो गया, और एट द एंड ये एक्सक्रीशन की बात हो गई। एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ होता है? यूरिन, बाइल, फीसेस, स्वेट एंड सलाइवा, वो आपका एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अगर डायग्राम अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप जब एक बार पूरे वीडियोस के लास्ट के बाद फिर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट स्लाइडिंग क्या है। अब यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक को एक हम डायग्राम में और समझ लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ से मेडिसिन लिया। अब मेडिसिन में जो एक टर्म आता है, देखो सिंपल एक लाइन में आपको टर्म समझ लेना है, कि आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज ज़रूरत नहीं है, आपको इतना समझना है कि जो एग्जाम में कैसे
होने वाली, ठीक है। कैसे, सिंपल सा एब्जॉर्प्शन, हाउ विल इट गेट इन, मतलब ये बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, उसको उस टर्म को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में ये कहाँ जाएगी, ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कैसे गई, ये टर्म किसके थ्रू आया, ये आया एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब बॉडी के अंदर तो चली गई, अब ये कहाँ कहाँ जाएगी, कौन कौन से ऑर्गन्स में जाएगी, कौन कौन से पार्ट्स में जाएगी, वो किसके थ्रू आएगा, वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। अब डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर्स जो है वो करेंगे। फिर मेटाबॉलिज्म। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ड्रग आई है वो इंटैक्ट ड्रग हमारी यूज़ हो जाएगी बॉडी में, नहीं, इंटैक्ट ड्रग तो यूज़ होगी नहीं, उसका क्या होगा, वो ब्रोक डाउन होगी, मेटाबॉलिज्म के फॉर्म में होगी। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, उसका ब्रोकन डाउन होगा कि कैसे वो ब्रेक डाउन होती है। फिर लीवर। अब मेटाबॉलिज्म कौन करता है, मेटाबॉलिज्म का मेन जो है और भी ऑर्गेनिजम्स करते, ऑर्गेनिज्म कर रहा हूँ, और भी ऑर्गन्स करते हैं, बट मेन जो होता है वो होता है लीवर। फिर आता है कि मेटाबॉलिज्म के बाद इसका एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो एक्सक्रीशन मतलब ये कैसे बॉडी से बाहर निकलती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब बॉडी के अंदर कैसे आई, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कहाँ कहाँ जाएगी, ड्रग ट्रेवल कैसे करेगी, मेटाबॉलिज्म में मतलब उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, उसका हमें एक्सक्रीशन करना है, तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू आएगा। एक्सक्रीशन मतलब वो बॉडी से निकलेगी कैसे, किस रूट के थ्रू निकलेगी, वो आता है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दो टर्म की बात करेंगे, इस वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। फिर जो अगला वीडियो आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स का, उसमें हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात कर लेंगे, जिससे हमारा ये फार्माकोकाइनेटिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल सी चीजें हैं। एब्जॉर्प्शन को हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब क्या है, जो ड्रग की साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उससे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझिए बात को, मतलब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया कहाँ पे, हमने मान लो ओरल रूट लिया, माउथ से। अब माउथ से जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है। अब देखो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है एक्वस सॉल्युबिलिटी। अब देखो फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग जैसे कि एस्पिरिन, ग्लिसरोफुल्विन है, तो उसमें क्या हो जाता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को गवर्न करता है। मतलब क्या होता है कि उसमें जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है उससे रेट ऑफ वो क्या किया जाता है, उससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। अब ये उससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसको मैंने अभी जो मैंने प्री फॉर्मुलेशन का लास्ट लेक्चर लिया है उसमें मैंने BCS क्लासेस पढ़ाई है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, तो वहाँ से सारी चीज़ें कोरिलेट करके आप समझ सकते हो। आप वहाँ वो लेक्चर जाके एक बार देख लेना जरूर से, ठीक है। और इसके हम सिंपल सा बताएं तो एक्वा सॉल्युबिलिटी में एक सिंपल सा एक लाइन आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है वो फास्ट एब्जॉर्ब होता है। सॉल्यूशन जो है वो फास्ट एब्जॉर्ब होता है एज कम देन सॉलिड। सिंपल सी बात है, आपको इतना समझना है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड से फास्ट एब्जॉर्ब होता है, बस यही एक एक्वा सॉल्युबिलिटी है। तो मतलब जितनी जल्दी सॉल्यूशन बनेगा उतना ही फास्ट उसका एब्जॉर्प्शन होगा, खत्म बात। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन। अब एक सिंपल सी बात है कि जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेटेड, क्योंकि देखो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन तो आपको पता ही होंगे कि आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो हर जगह पे मेन रोल किसका होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। तो सिंपल सी बात है, अगर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, हमारा, तो मतलब कंसंट्रेटेड में फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है एज कम्पेयर टू द डाइल्यूट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग है। सिंपल सी बात है। अब एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा एरिया उतना ही फास्ट एब्जॉर्प्शन। इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, जब आप देखोगे कि जब आपने अभी तक पढ़ा होगा, जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहाँ आपको पता होगा कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो सरफेस एरिया भरते हैं, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। अब वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन सरफेस, मतलब क्या है कि जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है उसमें कितनी वेसल्स प्रेजेंट हैं, कितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं। अब देखो जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ब्लड फ्लो होगा। अब जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है। अब प्रेजेंस ऑफ फूड क्या होता है, फूड जो प्रेजेंस होता है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, दो ड्रग, कौन सी, हेलोफेंट्रिन और ग्लिसरोफुल्विन। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि दो एक्सेप्शन है इसका, हेलोफेंट्रिन एंड ग्लिसरोफुल्विन, ये इसका एक्सेप्शन है। बाकी सारी ड्रग्स होती हैं उनका फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्न करता है, अलग अलग रूट से अलग अलग तरीके का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ गया, ये एब्जॉर्प्शन और उसके फैक्टर्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एक मेन चीज होता है कि हमारे पास ये समय एक कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सी ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसको हम सिंपल सी बात करेंगे। दो, आप देखो जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग है वो हमारी दो कैटेगरी की होती है, या तो वो वीकली एसिडिक ड्रग होगी या वो वीकली बेसिक ड्रग होगी। समझ गए बात को, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक। स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक भी
होती हैं ड्रग्स, बट उनके केस में एक सिंपल सा लाइन होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेन कॉन्सेप्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स का, वहाँ पे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि जो अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको ये बताया था, प्री फॉर्म में मैंने ये बताई थी चीज़ें, प्री फॉर्म के लेक्चर में मैंने ये कवर किया था कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा किसमें, अनआयनाइज्ड स्टेट में होता है, आयनाइज्ड स्टेट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वहाँ मैंने एक पूरा ऑर्डर बताया था, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड का एक डिटेल्ड ऑर्डर बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको वो चीज़ें याद होगी, नहीं देखा है तो एक बार देख लेना जाकर, ठीक है। तो मैंने उसमें देखो अब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा किस स्टेज में होता है, वो हमेशा होता है अनआयनाइज्ड स्टेट में। दूसरा, जो वीकली नहीं, जो स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक ड्रग्स होती हैं वो हमेशा आयनाइज्ड स्टेट में रहती है। मतलब ओवरऑल जीआईटी का जो पीएच होता है, ठीक है, इस मतलब माउथ से लेके वो रेक्टल तक वो ओवरऑल जीआईटी के पीएच में वो किस में रहती हैं, वो आयनाइज्ड स्टेट में रहती हैं। इसीलिए जो स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक ड्रग होती है उनका एब्जॉर्प्शन हमेशा पुअर होता है। समझ गए बात को। तो उनका जब एब्जॉर्प्शन हमेशा पुअर होता है तो उनको तो हम कंसीडर ही नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं, यहाँ हम बात करेंगे वीकली एसिडिक एंड वीकली बेसिक ड्रग का। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब हम वीकली एसिडिक ड्रग लिया हमने, हम क्या देखेंगे, क्या पीएच एसिडिक है। अगर पीएच एसिडिक है, यस, तो क्या होगा, ड्रग जो होगी वो हमारी अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगी। ठीक, सिंपल सी बात है। जो वीकली एसिडिक ड्रग है, अगर पीएच एसिडिक है तो वो किस में होगी, अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगी और उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। सिंपल सी बात है। सर पीएच एसिडिक नहीं है, नो एसिडिक पीएच, कोई बात नहीं। अगर पीएच एसिडिक नहीं है तो वो किस स्टेज में रहेंगी, वो आयनाइज्ड स्टेज में रहेंगी और उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा। समझ गए बात को। सेम वीकली बेसिक के साथ क्या देखेंगे कि क्या पीएच बेसिक है, पीएच बेसिक है, यस सर पीएच बेसिक है, कोई बात नहीं। जब पीएच बेसिक है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो किसमें, अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगी और जब वो अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगी तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है। क्या पीएच बेसिक है, नो, पीएच इज नॉट बेसिक। तो क्या हो जाएगा, जब पीएच बेसिक नहीं रहेगी तो ड्रग किस में रहेंगी, वो आयनाइज्ड स्टेट में रहेंगी और उनका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वीकली एसिडिक ड्रग के लिए देखेंगे कि पीएच एसिडिक है, अगर एसिडिक है तो अनआयनाइज्ड स्टेट, हायर एब्जॉर्प्शन। इफ पीएच इज नॉट acidic then it will be in ionized state and lower absorption. Same for weakly basic drug. If its pH is basic, yes, the pH is basic, then the drug will be in unionized state and it will have higher absorption. Whereas if the pH is not basic, then the drug is in ionized state and they will show the lower absorption. Okay. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमने समझ गया, अब हमें क्या पता करना है कि वीकली एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वीकली बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। अभी तक आप समझ गए होंगे, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो और साथ में आप वीडियो प्रीमियर के टाइम पे आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन, सारी चीज़ें आप चैट बॉक्स में डालते रहा करो। उस टाइम पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं आपको आपकी सारी क्वेरीज को चैट बॉक्स में क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ। ठीक है, हम तो समझ गए, अब ड्रग एब्जॉर्ब होगा कहाँ। मेनली एब्जॉर्प्शन की दो साइड्स हैं, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मेन साइड्स हैं एब्जॉर्प्शन की दो हैं, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो वीकली एसिडिक ड्रग है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, वो होगी स्टमक में एब्जॉर्ब ड्यू टू द एसिडिक इन्वायरमेंट। अभी हमने यहाँ देखा वीकली एसिडिक के ड्रग के लिए कि क्या पीएच एसिडिक है, तो अनआयनाइज्ड स्टेट, हायर एब्जॉर्प्शन। स्टमक का पीएच क्या होता है, स्टमक का पीएच होता है एसिडिक, तो वीकली एसिडिक ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होंगी, वीकली एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होंगी स्टमक में। सेमली स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है, तो वीकली बेसिक ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होंगी, वीकली बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब हियर ड्यू टू द बेसिक इन्वायरमेंट। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच जो होता है बेसिक, इसलिए जो वीकली बेसिक ड्रग होगी वो यहाँ बेसिक उसमें एब्जॉर्ब होगी। समझिए बात को। तो वीकली एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होगी स्टमक से और वीकली बेसिक ड्रग होगी एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये ड्रग है ये कहाँ एब्जॉर्ब होगी, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो ड्रग वीकली एसिडिक है या वीकली बेसिक है। जब वीकली अगर एसिडिक ड्रग होगी तो वो एब्जॉर्ब होगी स्टमक से, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगी। सेम अगर वो वीकली बेसिक ड्रग है तो वो एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्यों, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगी। बात समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड की, हम बात इतनी देर से कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने प्री फॉर्म के लेक्चर में बता दिया है, बट मैं यहाँ से एक बार फिर से थोड़ा सा इसको मैं फिर से कवर कर दूंगा। जो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्टेट हमें पता चलती है वो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन से। हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि कौन सी ड्रग आयनाइज्ड है, मतलब क्या कंसंट्रेशन आयनाइज्ड का रहता है, क्या कंसंट्रेशन अनआयनाइज्ड का रहता है। उसके लिए हम क्या लेते हैं कि तो पीएच के डिटर्मिनेशन के लिए मेनली हेंडरसन हैसेलबैक वो रहता है जिसमें हम आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्टेट का यूज़ करते हैं। जैसे एक हमारी ड्रग है HA, वो डिजोल्व होगी तो H+ और A- के फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस आते हैं, एक आता है एसिडिक कंपाउंड्स के लिए, एक आता है बेसिक कंपाउंड्स के लिए। एसिडिक कंपाउंड्स के लिए क्या आता है कि पीएच
इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग विच इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है ए माइनस अपॉन एच। सेम फॉर बेसिक कंपाउंड्स के लिए पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन आयनाइज्ड ड्रग। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो मेन क्वेश्चन आपको आता है कि आप किसी ड्रग का दे देगा कि इस ड्रग का पीएच ये है, इस ड्रग का पीके वैल्यू ये है। अब आपको ये बताना है कि उस ड्रग के कितने परसेंट आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, कितने परसेंट अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, पीएच माइनस पीके का डिफरेंस निकालना है। जब आप पीएच माइनस पीके निकालोगे, अगर पीएच माइनस पीके की डिफरेंस 0 है, मतलब 50% ड्रग आयनाइज, 50% ड्रग अनआयनाइज, सिंपल सी बात है। पीएच माइनस पीके की ड्रग 0 तो 50% ड्रग आयनाइज, 50% अनआयनाइज्ड। अब अगर डिफरेंस -1 में आ रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो अनआयनाइज्ड का पोर्शन बढ़ेगा, 10% आयनाइज्ड रहेगा, 90% अनआयनाइज्ड रहेगा। अगर ये -2 चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 1% एंड 99%। अगर ये -3 चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 0.1%, ये 99.9%। समझ के बात को, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। सिमिलर अगर डिफरेंस आपका प्लस में आ रहा है, मतलब आपका पीएच ज़्यादा है, जब आपका डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 90% में आ जाएगा, ये हमारा किस में आ जाएगा, 10% में। ये अगर 2 आया तो ये हमारा जो आयनाइज फॉर्म है वो 99% हो जाएगा, अनआयनाइज फॉर्म 1% हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस 3 आया तो 99.9% हो जाएगा, ये 0.1% हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखना है, ये टेबल, इस टेबल से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, और कई बार इस क्वेश्चन से आए हुए हैं क्वेश्चन। समझ गए बात को। अब देखो, इस टेबल से हमें एक चीज क्लियर होती है। क्या चीज क्लियर होती है कि इफ हमने ये देखा कि अगर इफ pH इज इक्वल टू pK, तो हमने क्या देखा कि 50% हमारी आयनाइज रहेगी, 50% अनआयनाइज रहेगी, हमने ये देखा। बट अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम pH में एक यूनिट वो करेंगे, ठीक है, इफ 1 यूनिट चेंज इन pH, अगर हम एक यूनिट चेंज करते हैं किसमें, 1 यूनिट चेंज इन pH, तो जो हमारा रेशियो है ऑफ आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड, अगर हम एक यूनिट चेंज कर रहे हैं तो रेशियो ऑफ आयनाइज्ड इज टू अनआयनाइज्ड। समझ गए बात को। अगर हम एक यूनिट pH में चेंज कर रहे हैं तो कितने चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है 10 फोल्ड। समझे बात को। ये पॉइंट आपको याद रखना कि अगर हम एक यूनिट चेंज करते हैं pH में तो जो आयनाइज्ड वर्सेस अनआयनाइज्ड का रेशियो है वो कितना, वो 10 फोल्ड चेंज होता है। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टेबल क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट है, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। मतलब क्या है, जितना फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो सिस्टमिक उसमें अनचेंज फॉर्म में पहुंच रहा है। मतलब जैसे मान लो कि अगर हमने 100 mg एक ड्रग दी, ठीक है, अब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितने mg पहुंच रहा है, 50 mg पहुंच रहा है, तो उस ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50%। समझिए बात को। तो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ ड्रग या जितना फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज में फॉर्म में पहुंचेगा उसको हम बोलेंगे क्या, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, ये क्या डिपेंड करती है, क्या वो करता है, इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है रिफर्स द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग क्या होता है, तो वो होता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। समझिए बात को। कि एंड फॉर्म द डोजेस फॉर्म, ये डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड और बाय इट्स एक्सक्रीशन यूरिन। मतलब कंसंट्रेशन टाइम कर्व जो हमने यहाँ पे बना रखा है इसके द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं या उसके एक्सक्रीशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो, ये ग्राफ अगर आप देखो तो ग्राफ में क्या चीज़ें, पहले जो हमारी एक्स एक्सिस पे है वो क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग है। ठीक है, समझिए बात को। अब यहाँ पे देखो दो चीजें दी गई हैं जो रेड कलर से बनाया गया है, जो ये है रेड कलर से जो ग्राफ है वो बनाया गया है एरिया अंडर कर्व ऑफ द ओरल। मतलब क्या है कि जब हमने ओरल ड्रग दी तो हमें, जब ड्रग को हमने ओरल रूट से दिया तो ये हमें ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ। सेम जब हमने क्या हुआ, ड्रग को हमने किससे, आईवी रूट से दिया तो हमें ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ, ये जो ब्लू वाला। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि आईवी रूट से जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है, तो इसीलिए ये पीक ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ। अब हमें जब बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर ओरल, मतलब एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन एरिया अंडर कर्व आईवी इंटू 100। सिंपल सी बात है, जितना भी ओरल अपॉन आईवी इंटू 100 कर देंगे
वो आ जाएगा। अगर सेम हमें ओरल की जगह यहाँ पे हम किसी और रूट से दिए होते, मान लो ओरल की जगह हमने सबक्यूटेनियस रूट से दिया या टॉपिकल रूट से दिया, तो देखो आईवी का सेम रहता है, ऊपर यहाँ पे हम सबक्यूटेनियस कर दें, टॉपिकल कर दें, जो रूट चेंज होता जाएगा वो रूट हम यहाँ पे ऐड करते रहे। समझ गए बात को? ये ग्राफ है। अब यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी मेन है। 3 टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे पहले एयूसी है, दूसरा है टी मैक्स एंड सी मैक्स। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट दैट एयूसी टेल्स, व्हाट द टी मैक्स टेल्स, व्हाट द सी मैक्स टेल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एयूसी क्या बताता है? हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एयूसी से हमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पता चलता है। टी मैक्स से हमें क्या पता चलता है? कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। टी मैक्स हमें क्या बताता है? टी मैक्स हमें बताता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सी मैक्स क्या बताता है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें किससे पता चलता है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें पता चलता है टी मैक्स से, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें पता चलता है एयूसी से, और सी मैक्स से हमें क्या पता चल रहा है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें सी मैक्स से पता चलता है। समझ गए बात को? और बायोअवेलेबिलिटी क्या बताता है? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एयूसी ओरल अपॉन एयूसी आईवी इंटू 100 कर सकते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एफ से। बायोअवेलेबिलिटी किससे डिनोट की जाती है? बायोअवेलेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं एफ से। समझ गए बात को? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है कि बायो अवेलेबिलिटी। अब थोड़ा सा और इसको आगे डिटेल में हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इंजेक्टेड आईवी इज 100%। हमने ये बताया कि आईवी की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। बट इट्स फ्रीक्वेंटली लोअर आफ्टर ओरल इंजेक्शन। बट जब हम ओरल ड्रग को देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ देखा, देखो यहाँ पे क्या है, इसकी एयूसी जो है किसका? आईवी का कितना ज़्यादा है, जबकि ओरल का कम हो गया है। क्यों? उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है द ड्रग में बी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो ड्रग हम ओरल रूट से दे रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट हुआ हो, या द एब्जॉर्ब्ड ड्रग में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइनल वॉल और बी एक्सक्रीटेड इन बाइल। मतलब क्या है कि जो हमारा एब्जॉर्ब ड्रग है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो कर दिया हो या बाइल के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो गया जाओ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये होता है कि ड्रग का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। देखो मेन वो है कि पहले वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, इफेक्ट शो करे, फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो, फिर वो करे। बट क्या हो जाता है कि अगर उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अगर वो चीजें हो रही है तो उसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब कुछ ऐसी ड्रग है जो बहुत हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है। कौन कौन सी वो ड्रग है जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है? उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। क्या है ट्रिक? नाइट्रेट्स हैव वेरी लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टमिक मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, नाइट्रेट्स हैव अ वेरी लार्ज, हैव अ वेरी लार्ज, ये इधर आएगा, हैव अ वेरी लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। नाइट्रेट से क्या आएगा? नाइट्रेट से आ जाएगा आपका नाइट्रोग्लिसरीन, हैव से आएगा आपकी ड्रग हाइड्रोकॉर्टिसोन, अ से आएगा आपका एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है, वेरी से आएगा वेरापामिल, लार्ज से आएगा लिग्नोकिन, प्री से आएगा प्रोप्रेनॉल और प्रोपॉक्सीफिन, सिस्टमिक से आएगा सल्ब्यूटामोल, और मेटाबॉलिज्म से आएगा मॉर्फिन और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। तो ये ऐसी ड्रग है जिनका जो क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करेगी? 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक ड्रग आपको निकालना होता है। ठीक, तो ये थी एक ट्रिक। बट अगर आपको ये ट्रिक में थोड़ा सा नहीं मना वो हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो एक दूसरी ट्रिक भी अपने पास, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बट दोनों में से एक ही ट्रिक फॉलो करना। अगर आप 2 फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या है सबसे दूसरी ट्रिक? क्या है? वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम। क्या ट्रिक है? वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम। वी से हो गया वीरापामिल, पी से हो गया प्रोप्रेनॉल, सिंह से हो गया सोल्ब्यूटामोल, नॉट से नाइट्रेट्स जो कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ए से हो गया अमीट्रिप्टालिन, पॉपुलर से हो गया प्रोपॉक्सीफिन, पी से हो गया पैथिडिन, और एम से हो गया मॉर्फिन मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये दूसरी ट्रिक है, वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम। तो आपको अगर पहली ट्रिक अच्छी लगी हो, आप पहली ट्रिक से, जो कि थी हमारी क्या? पहली ट्रिक थी हमारी नाइट्रेट्स हैव अ वेरी लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, आप उससे कर सकते हो। और दूसरी आपकी जो है वो किससे आप कर सकते हो? वो कर सकते हो कि वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम। तो ये थी आपकी कितने, ये कंप्लीट चीजें थी एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना जो नेक्स्ट है आज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ के क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी कि सिंपल से समझो कि अब हमारी ड्रग क्या हो गई? बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। अब उसको क्या करना है कि वो अलग अलग पार्ट्स में पहुंचना है, जहां उसको साइट ऑफ एक्शंस पे और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेगी? उसी टर्म को, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, after the drug reaches the blood, it may be distributed to various tissues. This is determined by the hypothetical parameter, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि जब हमारी ड्रग बॉडी में पहुंच गई, अब अलग अलग टिश्यूज में टेस्ट में होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर से वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
इफ मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इज एंटरिंग इन द टिश्यू इट हैज हायर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाइस वर्सा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ड्रग का ज्यादा अमाउंट टिश्यूज में पहुंच रहा है मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है क्योंकि ज्यादा टिश्यूज तक पहुंच रही है। बट अगर इसका वाइस वर्सा मतलब अगर वो कम टिश्यूज तक पहुंच रही है तो उसका क्या हो जाएगा कि हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ठीक है, अभी आगे हम बताते हैं इसके बारे में और डिटेल में कवर करने वाले हैं हम। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करने जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है डोज एडमिनिस्टर्ड अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, डोज एडमिनिस्टर्ड अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या इसी को आप इससे भी कह सकते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। सिंपल सी बात है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, और इसका जो यूनिट होती है किसमें होता है, लीटर के फॉर्म में होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर है जरा हम उसके बारे में एक बार नजर मार लेते हैं। सबसे पहले लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, दैट इज लिपिड सॉल्युबिलिटी। सिंपल सी बात है, लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपोफिलिसिटी। अगर ड्रग की जो होगी वो लिपिड सॉल्युबल होगी तो ब्लड वेसल्स को ज़्यादा अच्छे से क्रॉस कर पाएगी, ज़्यादा अच्छे से क्रॉस कर पाएगी तो मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। सेम ड्रग की पीके वैल्यू, पीके वैल्यू हमें क्या बताता है, आयनाइजेशन के बारे में बताता है। हाईली पीके वैल्यू मतलब हाईली आयनाइज ड्रग, जब ड्रग की आयनाइजेशन ज़्यादा हो गया मतलब क्या हो गई, वो लिपिड अनसोल्यूबल हो गई, इनसोल्यूबल हो गई, जो हमने पीछे देखा। जब वो लिपिड इनसोल्यूबल हो गई तो मतलब वो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम, मतलब क्या हो गया कि लिपोफिलिसिटी जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है, जबकि ड्रग का जो आयनाइजेशन है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट नहीं करता, वो डिक्रीज करता है। फिर डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग, अगर ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा बाइंड है तो वो टिश्यूज में कम जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगी, वो टिश्यूज में कम जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज करता है। फिर आता है एफिनिटी टू डिफरेंट टिश्यूज, अब डिफरेंट अलग अलग टिश्यूज के लिए अगर ज़्यादा एफिनिटी है ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा है मतलब क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी, और अगर ड्रग की एफिनिटी कम है तो क्या करेगा, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है फैट या लीन बॉडी मास रेशियो, मतलब क्या है कि बॉडी का मास, अगर बॉडी में मास ज़्यादा है मतलब क्या है कि बॉडी में एरिया ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। डिसीज जैसे सीएचएफ हो गया, यूरेमिया हो गया, सिरोसिस हो गया, तो डिसीज कंडीशन में भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ये भी अफेक्ट करते हैं, कि जैसे हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गया या कोई भी अलग अलग डिसीज जो है, लिवर डिसीजेज हो गए, तो उससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट पड़ता है। फिर आता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल। फिर डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ज़्यादा, क्योंकि ड्रग तो हमारी ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा अलग अलग टिश्यूज़ के पास तक ड्रग पहुंचेगी और उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ के बात को, ये फैक्टर्स है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी कि जो हमारी ड्रग है, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बताया था वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। हमारी ड्रग बॉडी में गई, अब उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, ड्रग की टिश्यू बाइंडिंग होगी, ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, और ड्रग जो होगी वो फ्री फॉर्म में रहेगी। तीन फॉर्म में ड्रग रहती है। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गई मतलब वो ड्रग जो हो गई वो ब्लड में ही रह गई, तो मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्रग की टिश्यू बाइंडिंग हुई मतलब ड्रग क्या हुआ कि ब्लड से निकल के टिश्यू तक गई, मतलब तब जाके वहाँ पे उसकी टिश्यू बाइंडिंग हुई, तो वो क्या हो जाता है, उसका प्लाज्मा वो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई हो जाता है। फिर कुछ ड्रग ऐसी हैं जो फ्री फॉर्म में रहती हैं, जो फ्री फॉर्म में ड्रग रहेंगी उन्हीं ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और वही ड्रग जो होती हैं वो हमारे रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब वही ड्रग हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर जो ड्रग है, अगर हमारी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो ड्रग होगी वो ना तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने वाली है, ना वो उनका मेटाबॉलिज्म होगा, ना एक्सक्रीशन होगा, कुछ नहीं होगा, वो बॉडी के अंदर पड़ी रहेंगी। सेम अगर टिश्यू बाइंडिंग हो गई ड्रग की, तो टिश्यू बाइंडिंग की वजह से भी वो क्या हो जाएगा कि ना उनका मेटाबॉलिज्म होगा ना एक्सक्रीशन होगा, और फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग अगर जो रहेगी तो उनका मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है, और जो टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है। ठीक है, और एक चीज समझो कि जो अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या हो जाता है, क्योंकि जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग है, अब हमारे ड्रग के सारे मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम काम कर रहे हैं, तो जो फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग है वो तुरंत मेटाबॉलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बट अगर जब ड्रग क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन में बाउंड हो गया, तो क्या होगा कि वो स्लोली रिलीज होगा। जब स्लोली रिलीज होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, उसकी जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा मतलब उसकी जो हाफ लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है वो हाफ लाइफ को प्रमोट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। समझ के बात को, तो ये चीजें समझ में आ गई कि ड्रग इन द बॉडी और ड्रग टिश्यू बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये एक और आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। तो ये जितने में फ्लो चार्ट्स हो या माइंड मैप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे और चाहिए, या मैं आपको सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में बता दूं जैसे मैं टेक्स्ट लिख के आता हूँ, तो जो आप बोलोगे वो मैं कर सकता हूँ। इसको बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, वो तो सिंपल कॉपी पेस्ट करने से हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी हमने देखा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होता है कुछ ड्रग्स का। अब
ऐसे ही कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती है जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। वो कौन कौन सी ड्रग हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने वाला है, वो है हमारी कौन सी, उसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है, बैड डॉग। ठीक, बैड डॉग। बी से हो गया बेंजोडाइजिपिन बीटा ब्लॉकर्स, ए से हो गया एम्फेटामिन, डी से हो गया डिजॉक्सिन, सॉरी डॉक्सिन हो गया, यहाँ डिजॉक्सिन होगा। ठीक है, डी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन हो गया, बी से डॉक्सेपिन हो गया, ओ से ओपियोइड्स हो गया, और सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और क्लोरोक्विन हो गई। ठीक, ये इतनी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। समझिए बात को। तो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं क्या, बैड डॉग। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मैंने अभी एक रेलेवेंस बताया, कुछ रेलेवेंस यहाँ पे भी है, और इसके रेलेवेंस इंपॉर्टेंस कैसे याद करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, सिंपल सी 4D याद कर लो। ठीक है, 3D का जमाना गया, अब हम 4D भी, वैसे 4D भी पुराना है अब तो और आगे भी चला गया, बट हम 4D से ही काम चलाएंगे, इससे ज़्यादा डी नहीं जाएंगे। सबसे पहला ड्रग है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब क्या होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हुई, लॉन्ग एक्टिंग हुई। कैसे हुई, अभी मैंने बताया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन, अब हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की क्या हो जाएगी, वो प्लाज्मा में ही रहेगी, मतलब जिसकी ऐसी ड्रग जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है वो प्लाज्मा में ही रहेगा, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग जो होती है वो जैसे कुछ ऐसी ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हो गई, बट दूसरी ड्रग आई जिसकी एफिनिटी ज़्यादा हो गई, किसमें, दूसरे उस पर्टिकुलर ड्रग से प्रोटीन के लिए, तो उससे क्या हो जाता है कि उनको वो डिस्प्लेस कर देती है। डायलिसिस, इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर द ड्रग हैविंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब क्या कि अगर ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो उनका क्या होगा, उनका डायलिसिस नहीं होगा, उन ड्रग की डायलिसिस में वो ड्रग रिमूव नहीं हो पाएगी। समझिए बात को। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ये भी आता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली जो ड्रग बाइंड होती है, दो तरीके के प्रोटीन से बाइंड होती है, एक होता है एल्ब्यूमिन और दूसरा होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें से जो एल्ब्यूमिन में एसिडिक ड्रग बाइंड करती है और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में बेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो बाइंड करती है। समझिए बात। ये चीज़ें हैं जिनको हम बायोफॉर्म के लेक्चर्स में और डिटेल में कवर करने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं एक आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि आप अगर बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अभी डायलिसिस की बात हुई तो थोड़ा सा डायलिसिस से भी देख लो, कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं कि डायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव फॉर द ड्रग विथ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब ऐसी ड्रग्स जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो और जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो, ऐसी ड्रग्स के लिए हम डायलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक पॉइंट है। और ऐसी कौन कौन सी ड्रग है उनकी भी एक ट्रिक है, अवॉइड डायलिसिस, मतलब डायलिसिस को अवॉइड कर दो। ए से हो गई एम्फेटामिन, बी से हो गई वीरापामिल, ओ से हो गई ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड ओपियोइड्स, आई से हो गई इमिप्रामिन, डी से हो गई हमारी डिजिटैलिस, और डायलिसिस से हमारी हो गई डायजापाम। समझ गए बात को। तो ये ऐसी ड्रग है जिनके लिए हमें डायलिसिस नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम आपको ने आप देख लिया हमने क्या क्या देखा आज के वीडियो में, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। स्लाइड से आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये डायग्राम, अब आप देखोगे तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पॉइंट, हमने देखा अलग अलग एरिया, मतलब फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात की। फिर हमने एक डायग्राम के फॉर्म में सिंपल वे में समझा एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने एब्जॉर्प्शन की बात की, एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। फिर हमने बात की कि पीएच का क्या रोल होता है एब्जॉर्प्शन पे, एसिडिक, वीकली एसिडिक एंड वीकली बेसिक ड्रग के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग के लिए भी हमने बात कर ली। फिर हाउ वेयर इज द ड्रग एब्जॉर्ब, कौन सी ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होगी उसकी बात की। आयनाइजेशन और पीएच माइनस पीके के डिफरेंस से आप किस पर्टिकुलर पीएच और पीके की वैल्यू से आप आयनाइज फॉर्म ऑफ द ड्रग और अनआयनाइज फॉर्म ऑफ द ड्रग निकाल सकते हो। उसके बाद हमने बायोअवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स जो का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात ही, उनके लिए मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी, आपको जो ट्रिक पसंद आए एक ट्रिक आप ले सकते हो उसके लिए। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात किया कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग और फ्री फॉर्म, और साथ में इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या रोल है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखा, और लास्ट में हमने क्या देखा कि डायलिसिस क्या हो, किस किस ड्रग के लिए नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सा ऐसी ड्रग है उसकी एक ट्रिक के साथ हमने देख लिया डायलिसिस। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है, बट आपको एंड तक देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में चाहिए या किस फॉर्म में चाहिए कंटेंट्स वो भी हमें बताना। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रो ऑफ फार्मा, और यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप ग्रुप भी जाके एक बार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स, सारे डिस्कशन और आपके सजेशन सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। बट कमेंट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।